वेलकम टू दिस सेशन अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2, पार्ट नंबर 2। सो हम लोगों ने एक एनालॉजी पे वर्क किया था, एनालॉजी पे काम कर रहे थे। कह रहे थे एक मैग्नेटिक सर्किट जो है वो एनालॉजी एग्जैक्ट सेम एज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह, where the reluctance is behave like similar way as a resistance in the electric circuit। जहां पे रिलक्टेंस सिमिलर तरह से बिहेव कर रहा था जैसे रेसिस्टेंस बिहेव कर रहा था इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे रेसिस्टेंस पावर को लॉस कर रहा था वैसे ही हमें फील हुआ कि रिलक्टेंस भी क्या कर रहा है, पावर को लॉस कर रहा है, फ्लक्स के फ्लो होने में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी एक तरह की एनालॉजी हमने पढ़ी थी। सो आज हम लोग बात करेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अगर आ जाए तो क्या हो, कोर में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आ जाए तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर उसका एरिया चेंज हो जाए, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने लगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर उसकी लेंथ भी बदलने लगे तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन विथ अ न्यू टॉपिक ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, लेक्चर नंबर 2, पार्ट नंबर 2। सो लेट्स सी, यहां देखते हैं। सो लेट अस सपोज करिए, हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटिक सर्किट, हेडिंग लिखिएगा सेम कॉन्टिन्यूअस, लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का कॉन्टिन्यूटी पार्ट है। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, सर्किट with different लेंथ क्या होगा, अभी डिफरेंट होगी, डिफरेंट लेंथ, परमिएबिलिटी, लेंथ भी चेंज हो जाएगी, परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। डिफरेंट लेंथ, परमिएबिलिटी एंड एरिया, एरिया भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नाउ कंडीशन नहीं, एक कंडीशन है जहां पे हमने क्या किया, उसकी परमिएबिलिटी यानी मटेरियल को भी चेंज किया, एरिया को भी चेंज किया, और उसकी लेंथ के, कोर की लेंथ को भी हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे, देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक कोर है। चलिए अब की बार कोर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, कोर को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। सो लेट्स से this one is your core, now okay, now this one is your cross section of this core, cross section area of this core से, या हम बनाते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, okay, let's say this one is your cross sectional area। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मिला आपको, तो मान लेते हैं इसका मीन पाथ लेंथ L1 मान लेते हैं, कोर का है ना भाई, तो LC1 मान लेते हैं या L1 मान लेते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कंसीडर करना चाहते हैं। मैं कोर का है इस वजह से कोर में 1 कंसीडर कर रहा हूं, LC1 मीन पाथ लेंथ ऑफ कोर 1। ओके, अगेन let's say the cross sectional area of this core, cross sectional area of this core is A1। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे मैं कह रहा हूं A1, कोर 1। ओके, एरिया पता चल गया, कोर का ये पता चल गया। नाउ लेट्स से कि इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है और द म्यू ऑफ द कोर 1 इज म्यू C1, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कोर 1 का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, इस कोर मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है वो कितनी है,
म्यू C1 है। ओके, पहले हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं नो फ्रिंजिंग। कंसीडर क्या कर रहे हैं? नो फ्रिंजिंग। कोई फ्रिंजिंग नहीं हो रही, कोई फ्रिंजिंग नहीं हो रही। तो कोई फ्रिंजिंग नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है कि ये फ्लक्स एयर के थ्रू बाहर जंप करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी सभी कोर में क्या है? सेम है। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। नाउ लेट्स से another material, let's say another material say, sorry, okay, say this one is your another material, ब्लू से जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे मैं कहता हूं कि ये कोई दूसरा मटेरियल है जो इस तरह से कोर में लगा हुआ है विद डिफरेंट रिलक्टेंस। इसका रिलक्टेंस क्या है? अलग है। इसका रिलक्टेंस क्या है? अलग है। एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया विथ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल लेंथ। डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शनल लेंथ भी क्या? डिफरेंट। So it will look like this. So the length of this material, let's say, okay, let's say the cross sectional area is A1. Sorry, let's say core 2, and the cross sectional area of this core is, let's say, AC3. This material is AC3, and the cross sectional length of this core is C1, and the cross sectional length of this core is LC3. Length of core C3, and the permeability of this core is mu C2, and the permeability of this core is mu C3. Now there is an air gap. इसके बीच में क्या है? एक air gap है, in which we are going to say that the length of this air gap, इस air gap का जो length है वो कितना है? L of G. Length of air gap is L of G. एरिया क्या होना है? सेम ही होना है, क्योंकि फ्रिंजिंग अगर नहीं हो रहा है तो हम बाकी फ्लक्स कहीं डाइवर्ट हो नहीं रहा है, सो फ्लक्स डेंसिटी सेम ही है। सो द परमिबिलिटी ऑफ एयर की जो परमिबिलिटी है, दिस इज म्यू नॉट। इससे हम जानते हैं क्या होता है? म्यू नॉट है। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एयर गैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, अगेन एरिया, लेट्स से द एरिया ऑफ दिस एयर गैप इज, एयर गैप का जो एरिया है वो कितना है? एजी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये थोड़ा सा हमने कंसीडर किया अलग अलग केस, और इस केस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे ये देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या लगा रखी है? एक वाइंडिंग लगा रखी है। वाइंडिंग। सो दिस वन इज योर वाइंडिंग। सो मैं इसे 2D दिखाया हूं, ना कि 3D में से नहीं दिखा सकता। इसके लिए मेरे को बहुत डिजिटल लोड की आवश्यकता होगी। इन फ्यूचर कभी डिजिटल लोड हुआ तो आपको जरूर दिखाएंगे। अब ये हमारे पास कोर वाइंडिंग कर रखी है। ओके, सो कंडीशन आपके पास है, करंट आई जा रही है। लेट्स से दिस वन इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी। करंट आई जा रही है। So the direction of current in this winding, in this direction, again in a similar manner we are using the right hand rule use करेंगे। so flux क्या होगा? upward direction में। flux किधर मूव कर रहा है? upward direction में। so this one is your flux, ये आपका क्या है? flux। और ये flux जो है ये कोर में कुछ ऐसे मूव कर रहा है।
फ्लक्स कोर में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मेरे को इंटरप्शन आया तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के अलग बाहर लिख दूंगा, इसके लिए थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। चलिए, सो मान लेते हैं यहां से ये फ्लक्स कुछ इस तरह से फ्लो किया और थ्रू द एयर कुछ ऐसे पास हुआ, थ्रू द एयर कुछ ऐसे पास हुआ। सो लेट्स से इसे मैं कह रहा हूं एयर गैप, एयर गैप। सो इसका एजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरिया, जो यहाँ पे एरिया कट करेगा फ्लक्स वो किससे, एजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, लेंथ कितना है भाई, इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसे एल ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, एंड म्यू नॉट इसकी क्या है, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इसकी क्या है, परमिएबिलिटी। ओ, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी शो हुआ होगा, थोड़ी सी क्लियरिटी शो की होगी ना, देखते हैं। सो इस तरह के मटेरियल या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। सो देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, सॉल्व करने का तरीका क्या। चलिए, तो हमारे पास कितने तरह के परमिएबिलिटी हैं, कितनी तरह की, एक तो ब्लैक की वजह से, एक ब्लू इधर, एक ब्लू इधर। हाँ, इन दोनों का म्यू भी डिफरेंस है, एरिया भी डिफरेंट है और लेंथ भी डिफरेंट है। एरिया थ्रू द गैप ये भी डिफरेंट है, एजी से रिप्रेजेंट हो रहा है, एलजी और म्यू नॉट। ओके, सो अगर कहूं कि इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेट्स से n, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। सो मैं लिख सकता हूं नेट ईएमएफ या टोटल एमएमएफ, सॉरी टोटल एमएमएफ थ्रू द कोर के रास्ते कितना जा रहा है। सो इट विल इक्वल्स टू एमएमएफ थ्रू द कोर 1। अगर मैं इसे कहता हूं कोर 1, सो मैं लिखता हूं एमएमएफ थ्रू द कोर 1 प्लस एमएमएफ थ्रू द कोर 2 प्लस एमएमएफ थ्रू द कोर 3 प्लस एमएमएफ थ्रू द गैप की वजह से। सो टोटल एमएमएफ, नेट एमएमएफ कितना फ्लो हुआ, कितना फ्लो हुआ। ओके, और वी कैन रिड्यूस इजिली all the magnetic circuit in a simple electric circuit which will represent by the different reluctance of the material। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे मैग्नेटिक सर्किट को एक डिफरेंट रिलक्टेंस बना के उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग कहते क्या है, टोटल एमएमएफ जो हमारे पास आया था, जो पिछली बार हम लोगों ने निकाल रखा था, वो कितना आया था, 5 थ्रू द कोर, फ्रिंजिंग नहीं अगर हो रही है, 5 थ्रू द कोर इनटू रिलक्टेंस थ्रू द कोर आर इक्विवेलेंट। यही हम लोगों ने बात कर रखी थी। ओके, अभी ये सारे रिलक्टेंस जो है वो सीरीज में है। सो इट मींस एमएमएफ, नेट एमएमएफ इज इक्वल्स टू 5 इंटू reluctance of core 1 plus reluctance of core 2 plus reluctance of core 3 plus reluctance of air gap। air gap का क्या हो गया, reluctance हो गया। now MMF net is equals to 5 into reluctance through the core is, फॉर्मूला हमें पता ही है, लेंथ ऑफ कोर अपॉन में हाउ मच ये अगर हम लोग इसके रिलेटिविटी के साथ लिखें, अभी नहीं लिखते हैं, चलिए। सो म्यू ऑफ कोर 1 और इसके साथ क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ कोर 1 प्लस रिलक्टेंस ऑफ कोर 2 अपॉन में म्यू ऑफ कोर 2 एरिया ऑफ कोर 2 प्लस लेंथ ऑफ कोर 3 अपॉन में म्यू ऑफ कोर 3 एरिया ऑफ कोर 3 प्लस लेंथ किसकी भाई, गैप की लेंथ। सो लेंथ थ्रू द गैप अपॉन में म्यू नॉट एरिया थ्रू द गैप, गैप में कितना एरिया है, ये बात मुझे समझ में है। ओके, सो यहां पे अगर देखें, इसकी सभी की रिलेटिव परमिएबिलिटी से अगर हम लोग रिप्लेस करें तो आपके पास एक म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, एक
म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। वी नो द रिलेशन इज इक्वल्स टू, चलो यहीं लिख देते हैं, वी नो द रिलेशन, हमें एक रिलेशन पता है। क्या पता है भाई? वी नो द रिलेशन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच? रिलेटिव परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस अपॉन में permeability of the material, sorry, permeability of the material upon में permeability in free space, or we can say that permeability of material is equals to mu naught into mu of r, relative permeability. So let's say the permeability of this core and this core, हर एक कोर की परमिबिलिटी को मैं C से डिनोट कर रहा हूं। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू C1 को म्यू नॉट इंटू R1 से रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू C2 को म्यू नॉट इंटू R2 से रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू C3 को म्यू नॉट इंटू RC3 से, R3 से, और इसको म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही रहेगा क्योंकि वो क्या है, फ्री स्पेस में, एयर में है। नाउ अब इक्वेशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा, इक्वेशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। सो नेट एमएमएफ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 इंटू हाउ मच, यहाँ पे लेंथ ऑफ कोर 1 अपॉन में म्यू नॉट रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 1 इंटू कोर थ्रू द एरिया थ्रू द कोर 1, अगेन इसी तरह से C2 अपॉन में म्यू नॉट रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 2 एरिया ऑफ कोर थ्रू द 2 सेकेंड, इसी तरह से लेंथ ऑफ कोर 3 अपॉन में म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 3 एरिया ऑफ कोर 3 प्लस लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन में म्यू नॉट। यहां पर रिलेटिव परमिबिलिटी और फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। सो इसको हम लोग किससे लिख देते हैं, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी आती है, 1 ही आती है। सो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, थ्रू द एयर गैप। नाउ यहां पे अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आई बात? अगर मैं इसको, चलिए एक और बात लिखते हैं, अगेन वी नो दैट, आपको कोई भी पेज दोबारा से टर्न करने की जरूरत ना पड़े, इस वजह से इन सारे रिलेशन को मैं खुद से लिख दे रहा हूं। वी नो दैट, हमें फिर से पता है, जबकि मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। वी नो दैट, क्या हमें पता है भाई, कि B is equals, phi is equals to B dot A, or this implies that B is equals to phi, क्या हम लोग B dot A से रिप्लेस कर दीजिए, जान दीजिए, ठीक है। इतनी बात मेरे को समझ में है, ये रिलेशन मुझे समझ में है। सो फ्रिंजिंग अगर हो नहीं रहा, सो मैं क्या कर सकता हूँ, फाई को B डॉट A से रिप्लेस कर सकता हूँ, और एरिया हर एक का अलग अलग है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी क्या है, सेम है। सो नाउ वी कैन से दैट, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा। नाउ सो नेट एमएमएफ इज इक्वल्स टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू, अब देखिए अगर एरिया इसके साथ जाएगा तो एक कोर 1 के लिए जाएगा, और कोर 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से एरिया अगर फिर अंदर चला जाएगा, यहां से एरिया अंदर जाएगा तो कोर 2 के लिए जाएगा, सो कोर 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास बचेगा क्या, लेंथ ऑफ कोर 1 अपॉन में म्यू नॉट इंटू कितना, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 1 प्लस लेंथ ऑफ कोर 2 अपॉन में म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ कोर 2 अपॉन में लेंथ ऑफ कोर 3 अपॉन में म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ कोर 3 प्लस लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन में रिलेटिव परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। सो ये रिलेशन मुझे समझ में आया। ओके, सो फिर मुझे पता है, एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जितने भी रिलेशन है उसको क्या कर रहा हूं, फिर वापस से लाके कुछ प्रूफ करके आपको दिखाना चाहता हूं। क्या प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं वो देखिए। वी नो दैट, सारी बातें आपको पता है, वी नो दैट क्या, कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट या परमिबिलिटी थ्रू द कोर की परमिबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कोर की परमिबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
ओके, सो अगर मैं लिखूं b की जगह पे क्या लिख सकता हूं, म्यू ऑफ थ्रू द कोर इनटू h, म्यू थ्रू द कोर इनटू h। तो मुझे एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि यार एफ नेट इज इक्वल्स टू हाउ मच इट बिकम। अच्छा यहाँ पे देखना, इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो म्यू थ्रू द कोर ही होगा, क्योंकि हम लोग इस रिलेशन से जा रहे हैं, इस रिलेशन से जा रहे हैं। सो म्यू थ्रू द कोर 1, म्यू थ्रू द कोर 2, म्यू थ्रू द कोर 3 एंड म्यू थ्रू द एयर गैप। सो इट बिकम, यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी चीजें क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास जो निकल के आएगा एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू द कोर 1 के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गई और उसकी लेंथ कितनी थी, C1। यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व होगा, H थ्रू द कोर 2 इंटू लेंथ ऑफ कोर 2। अगला आपको क्या ऑब्जर्व होगा, H ऑफ कोर 3 इंटू लेंथ ऑफ कोर 3 प्लस अगला क्या ऑब्जर्व होगा, H ऑफ एयर गैप की जो इंटेंसिटी थी उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, लेंथ ऑफ एयर गैप की क्या होगी, लेंथ आ गई। ओके, सो इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मुझे ये मतलब समझ में आया कि एमएमएफ थ्रू द कोर 1, एमएमएफ थ्रू द कोर 2, एमएमएफ थ्रू द कोर 3, एमएमएफ थ्रू द एयर गैप, ये क्या है, सभी एक समीशन में आ रहे हैं, वही क्या है, नेट एमएमएफ के इक्वल है। मैं कहा हाँ, इसमें कोई अभी नई चीज मैंने नहीं सीखी, ठीक है, कोई नई चीज नहीं सीखी है तो देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जितना एमएमएफ आया इस कोर के थ्रू, इतना एमएमएफ इस कोर के थ्रू गया, कुछ एमएमएफ, कुछ नहीं वो पूरा, क्योंकि फ्रिंजिंग अकर नहीं हो रहा है, इतना एमएमएफ इस कोर के थ्रू गया और इतना एमएमएफ इस कोर, सभी का एमएमएफ आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो इस पूरे नेट एमएमएफ के इक्वल हो रहा है। ये नेट एमएमएफ इतना फोर्स लगा रहा है, एमएमएफ नेट एमएमएफ इतना फोर्स लगा रहा है, इतना इसको करना पड़ रहा है फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए। मतलब ठीक है, इसमें नया क्या सीखा मैं, सो देखते हैं इसमें नया क्या सीखा मैं, मैं ऐसा कहूं कि भाई जो आपके पास नेट एमएमएफ है, इट बिकम एमएमएफ थ्रू द कोर 1 प्लस एमएमएफ थ्रू द कोर 2 प्लस एमएमएफ थ्रू द कोर 3 प्लस एमएमएफ थ्रू द एयर गैप और फ्री स्पेस। हाँ, तो नया क्या सीखा, कोई बात नहीं, मैं कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ C1 माइनस एफ C2 एफ C3 माइनस एफ थ्रू द गैप इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो नया क्या है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें क्या नया सीखा। मैं कहा हाँ यार, इसमें तो कुछ नया सीखे नहीं, पर हाँ चलो कुछ बातें देखते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, फिर भी कुछ नया नहीं सीखे, कुछ बातें देखते हैं। सो क्या बातें मैं देखना चाहता हूं, मैं पहले ही बताया था आपको, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को आप एक इक्विवेलेंट एनालॉजी में इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, तो अभी भी कुछ नया नहीं है, इस लेक्चर में क्या नया आया। मगर ठीक है, तो इस मैग्नेटिक सर्किट को आप जरा मेरे को कन्वर्ट करके दिखाइए। सो आप कर लीजिए, ये आपके पास नेट एमएमएफ हो गया, ये इसका रिलक्टेंस पाथ 1 का रिलक्टेंस कितना हो गया, लेट से आप ही तो कह रहे हैं कोर 1 लिखे आप, मतलब ठीक है। सो इसको भी लिख दीजिए, कितना लिखा है यहाँ, लेट से इसको लिख दीजिए कोर 2 लिख दीजिए, एक और भी आ रहा है इधर से, मतलब हाँ इसको भी लिख दीजिए, रिलक्टेंस कोर 3 लिख दीजिए, एक यहाँ पे बीच में भी है, मतलब हाँ तो इसको भी लिख दीजिए भाई, कितना लिख दीजिए, लेट से गैप, यही है। मतलब हाँ, तो आप ही कहते हैं यहाँ पे 5 फ्लो हो रहा है, मैं कहा हाँ कोई इशू नहीं। सो मैं कहा आप कह रहे थे कि एफ नेट इज इक्वल टू इतना हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ एमएमएफ का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ओ, तो ये बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ एमएमएफ का, वो कितना हुआ, FC1 हुआ। सो यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ एमएमएफ का, कितना हुआ, FC2 हुआ। यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप हुआ एमएमएफ का, FC3 हुआ। और यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ ड्रॉप हुआ एमएमएफ का, वो कितना हुआ, FC4, ये गैप के थ्रू,
और यहां पे भी FC3 हो गया। ऐसा कहीं और भी देखे थे क्या? हाँ। तो अगर मैं कहूं कि इन सभी का ये नेट जितना फोर्स लगा रहा है उसके बाद सभी क्या है? ड्रॉप है। सॉरी, ये भी क्या है? ड्रॉप है। ये भी क्या है? ड्रॉप है। तो अगर मैं ऐसा कहूं, समेशन ऑफ ऑल द एमएमएफ इन ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द एमएमएफ इन ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। हाँ, क्या दिक्कत है भाई? लिख सकते हैं। मैं एक नोट करके एक बात लिख रहा हूं। नोट करके क्या एक बात लिख रहा हूं? समेशन ऑफ all the MMF in a closed loop must be equals to 0। ये कितना होगा? 0 के इक्वल होगा। ओके, ये बात मुझे समझ में आई। और इसमें फ्लो हो रहा है क्या? फाई। इसमें क्या फ्लो हो रहा है भाई? फाई। ओके, इसमें फ्लो हो रहा है फाई। क्लोज लूप में फाई फ्लो हो रहा है। एमएमएफ का समेशन कितना हो गया? 0 हो गया। क्या नया सीखे? कुछ नया सीखे तो जरूर है। सीखे तो बहुत पहले थे। ये क्या? एक एनालिसिस है। क्या एनालिसिस है? अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेट्स से, अब इसके नीचे ही लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ ऐसे बना रखे हैं मैंने। इतना नोट कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर यहां पे इसे लिखिएगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका ये वोल्टेज है और ये रेसिस्टेंस R है, ये रेसिस्टेंस R2 है, R1 है, ये रेसिस्टेंस R3 है और ये रेसिस्टेंस कितना है? R3 है, ये रेसिस्टेंस R4 है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस एमएमएफ को इस रेसिस्टेंस को रिलक्टेंस की तरफ से रिप्लेस कर दूं, RC1, RC2, RC3, RC4, RC4। इसका मतलब है अगर इसमें केवीएल लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? केवीएल लग रहा है। इस सर्किट में क्या लग रहा है? ब्लैक वाले से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ब्लैक वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट के डायरेक्शन में I। अगर ये केवीएल को फॉलो कर रहा है तो ये भी तो वही सेम चीज, सेम इक्वेशन लग रहा है। केवीएल क्या कहता है? समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द एमएमएफ इन ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये कहना था मेरा, जिस तरह से केवीएल यहां पे अप्लाई कर रहा है एक क्लोज लूप में, समेशन करने के बाद वो 0 हो जाता है, उसी तरह से एमएमएफ भी इन ए क्लोज लूप वो कितना होता है? 0 हो जाता है। दिस वन was my conclusion, this one is my conclusion। इस पूरे टॉपिक का एक कंक्लूजन निकल के आया कि जिस तरह से हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह से केवीएल की तरह से समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इन अ सिमिलर मैनर ऑल द एमएमएफ इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0। क्या ये अगर केवीएल लग रहा है तो केसीएल भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता होगा। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉजी है तो कहीं ना कहीं केसीएल भी जैसे अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही क्या लग रहा होगा? मैग्नेटिक सर्किट में केसीएल भी अप्लाई हो रहा होगा। चलिए उस चीज को भी देखेंगे थ्रू द न्यूमेरिकल्स। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि एनालॉजी का मेन मकसद क्या है हमें समझने के लिए। किसी भी सर्किट को उसके वे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के वे में हम उसे क्या कर सकते हैं? इजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसको थ्रू द न्यूमेरिकल्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके यहां तक आप लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके यहां तक आप लिखिएगा। जिस तरह से
केवीएल इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई करते हैं उसी तरह से जैसे all the summation of all the voltages in a closed loop must be equals to 0. In a similar manner, summation of all the voltages of all the mmf in a closed loop must be equals to 0. वो भी कितना होगा? 0 के इक्वल होगा. Now क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सीरीज कैसे पैरेलल में इसको रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे, इसे रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे. चलिए, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और ये कंडीशंस क्या कहती हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो होप आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, पूरी चीजें. ओके, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. अगर नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा. तो क्वेश्चन लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन इज व्हाट मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा लैंग्वेज और कंडीशंस यहां पे मैं लिखते चला जाऊंगा. मैं लैंग्वेज आपको डिक्टेट कर दूंगा और कंडीशंस यहां पे लिखते चला जाऊंगा. सो आप जिसको लैंग्वेज लिखना है वो लैंग्वेज लिखते चला जाएगा. नाउ लिखिएगा क्वेश्चन. कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट. क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट. एक मैग्नेटिक सर्किट को आप कंसीडर करिएगा. आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ओनली 2D फिगर. सो प्रीवियस की तरह मैं 3D में नहीं आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा, अब सिर्फ और सिर्फ 2D में बनाऊंगा. सो दिस वन इज योर कोर. ये आपका क्या है? कोर है. ओके, ये आपका हो गया कोर. चलिए 3D में ही बनाने की कोशिश करते हैं. एक फिगर 3D में ही बना लेते हैं आपके लिए. सो लिखिएगा कंसीडर ए मैग्नेटिक सर्किट. एक मैग्नेटिक सर्किट को कंसीडर करिए. कंसीडर ए मैग्नेटिक सर्किट एज शोन इन फिगर, जैसे फोटो में शो हो रखा है. एज शोन इन फिगर, जैसे कि फोटो में शो. ओके, एज शोन इन फिगर. नाउ आपके लिए मैंने थोड़ा सा 3D में बना दिया. दिस इज एरिया ऑफ द कोर. ये क्या है आपका? एरिया ऑफ द कोर. कोर का एरिया हो गया. दिस इज एरिया ऑफ द कोर. और इसी को मैं रिप्रेजेंट करूं, सो चलिए उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं. नाउ अगेन सेम वही सारी चीजें हैं जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ किए थे. सारी चीजें वैसी की वैसी ही हैं. सो एक 3D व्यू आपको दे ही दिया. चलिए तब तक क्वेश्चन लिख लीजिए. कंसीडर ए मैग्नेटिक सर्किट. एक मैग्नेटिक सर्किट को कंसीडर करिए एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में है. assume the values को assume करिए कि कुछ इस तरह से दे रखी हैं. values, assume the values. area through the core is core का एरिया कितना दे रखा है? is 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 × 4
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया थ्रू द कोर इज 4 क्रॉस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया थ्रू द कोर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया थ्रू द कोर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। करंट I, area through the core is 4 cross 4 centimeter square, and length of the core, mean path length of the core, mean path length of the core is 40 centimeter. Mean path length of the core is 40 centimeter. Is 40 centimeter. Length of the air gap. Length of the air gap. Length of the air gap is, length of the air gap is, air gap की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है? That is 0.06 सेंटीमीटर। 0.06 सेंटीमीटर। 0.06 सेंटीमीटर। 0.06 सेंटीमीटर। ओके, so length of the air gap कितना दे रखा है? L of G is equals to 0.06 सेंटीमीटर। चलिए यहीं लिख देते हैं सेंटीमीटर, मेरे को जगह की कमी पड़ेगी, आप अपने अनुसार लिखिएगा। लेंथ ऑफ 0.06 सेंटीमीटर। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स n is equals to, number of turns is equals to, n is equals to 600, n is equals to 600 turns, 600 turns. Assume the relative permeability, assume the relative permeability is 6000. Relative permeability is 6000, where we know that the permeability in free space, where we know that the permeability of free space is 4 pi into 10 की power minus 7 Henry per meter. Henry per meter. Find the full stop. Find the exciting current. आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्साइटिंग करंट फाइंड आउट करना है, इस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एक्साइटिंग करंट, find the exciting current I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। if the magnetic field density B of C is equals to 1.2 टेस्ला, 1.2 टेस्ला, ये अगर आपको दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक कोर है जिसके पास एयर गैप था, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ कोर भी दे रखी है, लेंथ ऑफ कोर L ऑफ C दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ कोर भी आपको दे रखा है। सो मैं डेटा लिख देता हूं एक बार, जो भी गिवन डेटा है उसको एक बार मेंशन कर देता हूं। सो गिवन डेटा को यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। L of C is equals to, length of core is equals to 40 centimeter, 40 centimeter. Length through the gap is equals to 0.06 centimeter, 0.06 centimeter. Okay. Now ये पता ही है हमें। Area through the core 4 cross 4 centimeter. Neglecting the fringing. फ्रिंजिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर हम लोग फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ जितना एरिया में फ्लक्स डेंसिटी ये क्या है, सेम है, मेंटेन बनी पड़ी है। यानी एरिया थ्रू द गैप इज इक्वल्स टू एरिया थ्रू द कोर। एरिया थ्रू द गैप इज इक्वल्स टू एरिया थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, -4 मीटर। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
सो सॉल्व करने के लिए हमें तो क्या निकालना है, एक्साइटिंग करंट निकालना है। आप मेरे को बताए थे कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में लिख सकता हूं। मैं कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सो आपने क्या किया, एक एमएमएफ बनाया, दैट इज एनआई इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस थ्रू द कोर का रिलक्टेंस अपॉन में सॉरी इन सीरीज विद रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, एंड द फ्लक्स इज बिहेव लाइक इन अ सिमिलर वे लाइक अ करंट, जैसे करंट बिहेव कर रहा था। सो इस सर्किट से मैं लिख सकता हूं कितना, कि अगर मेरे को चाहिए एनआई, सो एनआई इज इक्वल्स टू 5 इंटू कितना, आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना, रिलक्टेंस थ्रू द कोर प्लस रिलक्टेंस थ्रू द एयर गैप। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है अभी, हमें पता है ना, क्या पता है, फाइव इज इक्वल्स टू क्या पता है, फाइव तो हमें पता भी नहीं करना था, फाइव तो हमें जाने की जरूरत भी नहीं, हमें तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दे रखा है, इतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू बी ऑफ सी, फ्लक्स डेंसिटी सेम है, निगलेक्ट करना है फ्रिंजिंग को। सो बी इंटू कितना लिखें, लेंथ ऑफ कोर अपॉन में कितना, म्यू ऑफ फ्री स्पेस इंटू परमिबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, रिलेटिव परमिबिलिटी प्लस लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन में इसका स्पेस का दे रखा है। यहां से फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ यहां से लिख सकते हैं एनआई इज इक्वल्स टू, जिस किसी को यहाँ पे आने में कंफ्यूजन है वो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार दिमाग में लाएगा, क्या, फाइव इज इक्वल्स टू कितना, बी डॉट कितना ए। सो यहां से अगर हम लोग लिखें बी इज इक्वल्स टू फाइव की जगह पे आप जैसे ही ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया नीचे ऊपर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस रिलक्टेंस का एरिया नीचे ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यहां पे देखेंगे कितना है बी की वैल्यू 1.2 टेस्ला, लेंथ ऑफ कोर कितनी दे रखी है, थ्रू द कोर 40 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2 कर दिया तो मीटर में चेंज हो गया। म्यू कितना है भाई, म्यू को एक काम करो बाहर ही निकाल दो, दोनों से हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। सो म्यू आर कितना दे रखा अभी, यहाँ पे दे रखा 6000, सो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया 6000, ओके, सो प्लस कर दिया, और लेंथ ऑफ एयर गैप कितनी दे रखी है यहाँ पे 0.06 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना, सो मुझे तो एक्साइटिंग करंट निकालना था, सो आई एक्साइटिंग करंट इज इक्वल्स टू 1.24 पाई इंटू 10 की पावर -7। एक्साइटिंग करंट कितना है भाई, ये तो पता ही चलना है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 600 है, यहाँ पे रख दिया 600, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं कैंसिल आउट, इसको अगर आप कैलसी पे सॉल्व कर लीजिए, 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 6000, सो इसे लिख दिया 0.06 इंटू, इसको भी बाहर ही निकाल लो, इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। कैलसी पे इसे सॉल्व करिएगा और बताइएगा कितना आ रहा है। मैं कैलसी पे सॉल्व करके बताता हूँ, 600,000 प्लस 0.06 और डिवाइड बाय इंटू 1.2 डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय 600 डिवाइड बाय 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -2। सो इट बिकम, एक्साइटिंग करंट कितना आ गया, एक्साइटिंग करंट इज इक्वल्स टू 1.06 एम्पियर्स, 1.06 एम्पियर एक्साइटिंग करंट आया। सो एक सर्किट इतनी सी थी, हमने इसे सिर्फ इसके एनालॉजी में करके इसको क्या कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक मैग्नेटिक सर्किट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसी का फर्दर एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर सीरीज में रिलक्टेंस आ जाए, तो अभी क्या था, सीरीज में रिलक्टेंस था, अगर रिलक्टेंस पैरेलल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अगर आपको लिखने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आगे लिखिएगा। सो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2,
होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्साइटिंग करंट है, फ्रिंजिंग को निग्लेक्ट किया, इसी वजह से फ्लक्स डेंसिटी सेम थी। जब फ्लक्स डेंसिटी सेम हुई तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी दोनों के लिए कॉमन कर लिया। फ्रिंजिंग निग्लेक्टेबल था, फ्रिंजिंग को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे थे। सो ये क्वेश्चन था आपके पास। एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप ड्रॉ करके बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर वे में, कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट, कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट, कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट as shown in figure, consider a magnetic circuit as shown in figure, जैसे फिगर में शो। नाउ मैग्नेटिक सर्किट देखते हैं कैसे शो। हैविंग, कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखते जाइएगा, कंडीशंस में यहां लिख देता हूं, फिगर में बना देता हूं। कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट as shown in figure, as shown in figure, so यहां पे मैं 2D ही बनाऊंगा, आप 3D के लिए परेशान ना होइएगा। कंसीडर अ मैग्नेटिक सर्किट as shown in figure, ओके। सो ये आपके पास एक मैग्नेटिक सर्किट है। अभी जो पिछला लिंब 2 थे, अभी लिंब कितने आ गए, 3 लिम्स आ गए। मैग्नेटिक सर्किट एज शोन इन फिगर, ओके। तो एयर गैप, यहां और यहां का एयर गैप कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर। इसका एयर गैप दे रखा है, कितना दे रखा है, ये एयर गैप दे रखा है 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर, ओके। इसकी जो एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे, ये वाला जो हम लोग पहले कंसीडर कर रहे थे, है ना। चलिए भाई दिखाई देते हैं आपको। तो ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कितना है, 1x1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1x1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ ठीक है, चलिए ना करते करते फोटो बना दिया मैंने 3D में। 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, ठीक। और इसका भी एरिया कितना दे रखा है, इसका भी एरिया दे रखा है 1x1 सेंटीमीटर, 1x1 सेंटीमीटर। गैप आपका अलग कर रखा है दोनों का, और यहां का भी गैप क्या दे रखा है, इसके और इसके बीच का सरफेस गैप कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। टर्न्स यहां पे बांध रखे हैं इन्होंने, टर्न्स यहां पे बांध रखे हैं, ठीक है। ये टर्न्स हो गया, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, यहां से एक्साइटिंग करंट आई चली गई। नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किया गया है, नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ टर्न्स आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद मेन फोटो बनाने के बाद क्वेश्चन लिखिएगा। द मीन लेंथ ऑफ ए टू बी, द मीन लेंथ ऑफ ए टू बी, द मीन लेंथ ऑफ ए टू बी थ्रू द आउटर लिंक, द मीन लेंथ ऑफ ए टू बी थ्रू द आउटर लिंक, आउटर लिंक से जो भी, ये आउटर लिंक है, इससे जो मीन लेंथ आ रही है, मीन पाथ लेंथ वही है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फ्लक्स फ्लो कर रहा है। सो जो मीन लेंथ है वो कितना है, 0.5 मीटर, जो मीन लेंथ है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है। सो थ्रू आउटर लिंक, आउटर लिंक से जो भी आ रहा है। अगला लिखिएगा, द मीन लेंथ फ्रॉम ए टू बी, मीन लेंथ दे रखी है, मीन लेंथ थ्रू ए टू बी इज इक्वल टू 0.5 मीटर, मीन लेंथ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी थ्रू इनर लिंक, थ्रू इनर लिंक इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इनर या सेंट्रल लिंक। ये कौन सा लिंक है, सेंट्रल। ये कौन सा लिंक है, आउटर। ये कौन सा लिंक है, आउटर। मैं मार्क कर दे रहा हूं, मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये बाहर वाला है ना, आउटर लिंक, आउटर लिंक। ये कौन सा लिंक है, सेंट्रल लिंक, सेंट्रल लिंक। ये कौन सा लिंक है, आउटर लिंक, आउटर लिंक, आउटर लिंक। सो जो मीन फ्लक्स पास हो रहा है, जो मीन फ्लक्स आपका पास हो रहा है, सो मीन फ्लक्स कैसे पास होगा, यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, सो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, सो फ्लक्स किधर जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, सो फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में। अब इसके दो पाथ मिल गए, एक इधर भी जाना चाहेगा, एक इधर से भी कंप्लीट करना चाहेगा, क्लोज पाथ। सो यहां से एक पाथ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, एक पाथ कहां से, यहां से कंप्लीट हुआ, और एक पाथ कहां से कंप्लीट हुआ, एक पाथ ऐसे कंप्लीट हुआ, ऐसे। फिर कंसीडर करना है नो फ्रिंजिंग अकर, कोई फ्रिंजिंग अकर नहीं हो रहा है। सो एक फ्लक्स आपको इस रास्ते दिखा ऐसे, एक फ्लक्स आपको इस रास्ते ऐसे दिखा, ओके, ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ है। अगला देखिएगा, अगला कंडीशन, इन द मैग्नेटिक सर्किट it is required to establish, in the magnetic circuit it is required to establish phi is equals to 0.75 milliweber, 0.75 milliweber in air gap of the central limb। यहां पे इतना इसको क्या करना है, सेंट्रल लिंब में 0.75 आपको मेंटेन रखना है, ओके, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द एमएमएफ ऑफ एक्साइटिंग करंट, डिटरमाइन द एमएमएफ ऑफ एक्साइटिंग करंट, डिटरमाइन द एमएमएफ ऑफ एक्साइटिंग करंट। एमएमएफ बताना है आपको, यानी क्या फाइंड आउट करना है, एमएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है, एनआई, ये आपको फाइंड आउट करना है। MMF of the exciting current coil if the core material, कंडीशन नंबर ए दे रखा है, कितना दे रखा है, कोर मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू ऑफ आर इज इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट है, और दूसरा दे रखा है व्हेन म्यू ऑफ आर इज इक्वल टू कितना है, 5000 है। नेग्लेक्टिंग द फ्रिंजिंग, फिर से सेम कंडीशन, neglecting the fringing, neglecting the fringing। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से इजी वे में डिक्टेट कर देता हूं। सीधी सीधी सी बात है भाई, सीधी सीधी सी बात है। यहां पे 3 लिम्ब है, कितने लिम्ब्स हैं,
3 लिम्स दे रखे हैं। सो हमने 3 लिम्ब बना ली। चलो इसको 3D में बना ही लेते हैं यार, जब बना ही लिया है। चलिए ये अच्छा नहीं लगेगा, सो इसे हम क्या करते हैं, इधर से मार्क आउट कर देते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है ठीक है, चलो ठीक, समझदार। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, 3 लिम्स हैं, 1 2 3। इसमें आपकी क्या होती है, वाइंडिंग हो रखी है। इसके नंबर ऑफ एमएमएफ आपको पता नहीं है, ना एन पता है ना आई पता है। एन आई आपसे पूछ रहा है, एमएमएफ आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके पास यहाँ पे एयर गैप अलग है, यहाँ का एयर गैप अलग है और यहाँ का एयर गैप अलग है। एक कोर नीचे है, 3 ऐसे लिम्स ऊपर दे रखे हैं। इसके थ्रू कह रहा है, आप इस सेंट्रल लिंक के थ्रू जो फ्लक्स आपको फाई निकालना है वो कितना निकालना है, 0.75 को कांस्टेंट मेंटेन रखना है। ओके, सो कह रहा है कितना फोर्स लगा है, कितना एमएमएफ ये लगा है। ठीक है, सारी कंडीशंस ऐसी है। सो पहली कंडीशन क्या दे रखा है, हम लोग कंसीडर करेंगे कंडीशन नंबर 1, क्या म्यू आर इज इक्वल्स टू कितना है, इनफाइनाइट है। म्यू आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सो कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर when mu r is equals to infinite, when mu r is equals to infinite, केस नंबर ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। जब भी म्यू इनफाइनाइट है तो कोई लॉस तो होगा नहीं, इसमें कोई लॉस होगा नहीं। सो अगर हम लोग देखें, मटेरियल का है ना, म्यू आर किसका, मटेरियल का है। सो अगर हम लोग देखें, चलिए इसकी इसी रिलेशन की बात करते हैं। क्या म्यू आर इज इक्वल्स टू कितना, म्यू थ्रू द कोर अपॉन में कितना, म्यू नॉट, म्यू थ्रू द कोर अपॉन में म्यू नॉट। इसका मतलब है कि आपके पास अगर मैं निकालू म्यू थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव परमिबिलिटी, और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो म्यू थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू कितना, हाउ मच, इनफाइनाइट। सो रिलक्टेंस थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू हाउ मच, एल ऑफ सी, रिलक्टेंस ऑफ द मेन पाथ ऑफ द मटेरियल का रिलक्टेंस लेंथ कितना हुआ, अगेन म्यू ऑफ सी और कितना लिखेंगे, एरिया थ्रू द कोर। और जैसे ही आप लिखेंगे, सो रिलक्टेंस थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन में इनफाइनाइट, इट विल टेंड्स टू 0। सो रिलक्टेंस थ्रू द कोर इज इक्वल्स टू 0। सो मैं कह सकता हूं कोर का रिलक्टेंस कितना होगा, 0 होगा। यानी कोर के रिलक्टेंस पे फोकस होने की जरूरत ही नहीं है। फोकस होने की कहां जरूरत है, अब एयर के गैप का रिलक्टेंस क्या है और वो डिसाइड करेगा। सो चलिए इस बात को लिखिएगा। अब यहां पे हम लोग आते हैं एक एनालिसिस पे कि भैया रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप मटेरियल का तो हमें यूज करना ही नहीं है। नाउ अब अगर इसका रिलक्टेंस का यूज नहीं करना है तो क्या हुई बात, अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक सर्किट को हम एक इजी इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कैसे होगा भाई, तो वो ऐसे होगा, इसका रिलक्टेंस गायब है तो इसको हम लोग एमएमएफ को एक वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको हम लोग कह रहे थे एमएमएफ। इसके बाद इसके 2 पाथ निकल गए, इसके कितने हैं, 2 पाथ निकल रहे हैं, इधर से 2 पाथ। तो इसका मतलब है करंट डिवाइड जैसे हो रहा था, यानी यार यहां से फ्लक्स डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसे कहता हूं क्या, लेट्स से ये हो गया phi 1 और इसे मैं क्या कहता हूं phi 2, तो उसी तरह से वो भी डिवाइड हो गया। तो मैं कहा कि भाई अगर ये डिविजिबल है तो ये यहां से ऐसे सर्किट बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी। ठीक है, एक इधर से भी आ रहा होगा, मैं कहा अच्छा एक इधर से भी आ रहा है। ओके, सो ये जो आर आया इसको मैं कह रहा हूं रिलक्टेंस थ्रू द एयर गैप, रिलक्टेंस थ्रू द एयर गैप ऑफ दिस वन। सो एक नाम दे देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, एक नाम दे देते हैं इसे। सो इसको एक नाम देते हैं, लेट्स से दिस वन इज 1 और इसको क्या देते हैं सेकंड और इसे क्या देते हैं थर्ड। एयर गैप 1, एयर गैप 2, एयर गैप 3। सो एयर गैप 2 यहां पे लिख रहा हूं, एयर गैप 2, एयर गैप 1 यहां पे लिख दे रहा हूं, RG1, रिलक्टेंस थ्रू द गैप 1, रिलक्टेंस थ्रू द गैप 2, और इसी के साथ इस एमएमएफ के साथ देखिए क्या है, एक एयर गैप आया। सो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पे
RG कितना भाई 3, RG3, और इस पूरे को मैं क्या कर दे रहा हूँ CG, और यहां से फ्लो करा दे रहा हूँ 5-1, यहां से फ्लो करा दे रहा हूँ 5-2। यार ये KCL है, ये क्या है KCL की तरह आराम से KCL यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं और इजी तरीके से देखते हैं और इजीली कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो R इक्विवेलेंट निकाल लूं, काम खत्म हो जाएगा, MMF निकाल लूंगा। मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला घूम रहा है, Ni इज इक्वल्स टू हाउ मच 5 इंटू कितना कर दें रिलक्टेंस R इक्विवेलेंट है ना भाई। यहां से मैं निकालता हूं, इसे निकालता हूं, इसी को मैं क्या कर रहा हूं 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस कितना 5। ओके नाउ चलिए देखते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर यहां से देखें तो ये वाली सर्किट और ये वाली सर्किट पैरेलल में जुड़ी है, तो मैं कह सकता हूं कितना RG1 इज पैरेलल विद कितना चलिए इसको थोड़ा सा भी हम लोग मिटा के इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। नाउ अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसे लिख रहा हूं RG1 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एयर गैप 1 अपॉन में म्यू नॉट इंटू एरिया ऑफ गैप 1 का कितना एरिया। इसकी वैल्यू हो जाएगी लेंथ कितना है 0.025 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 अपॉन में एरिया कितना है भाई, एरिया 1 क्रॉस 1 का, 1 क्रॉस 1 का, तो म्यू नॉट की वैल्यू लिख रहा हूं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू इसका एरिया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना लिख देता हूं 4 लिख देता हूं, एरिया था 4 लिख दिया। ओके दूसरी बात देखते हैं RG2 की वैल्यू कितनी आएगी। RG2 इज इक्वल्स टू, RG2 कहां है यहाँ पे, RG2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ गैप यानी लेंथ ऑफ एयर गैप 2 अपॉन में 4 का म्यू नॉट इनटू हाउ मच एरिया ऑफ गैप 2 का एरिया का कितना गैप, इट बिकम 0.02 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में हाउ मच 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एरिया कितना है भाई, ये पूरा ही, ये बार पूरा ही यहां तक है, एरिया सेम ही रहना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 4। ओके RG3 निकाल लो, लेंथ ऑफ फिर से लेंथ ऑफ दिस मच यानी 0.02 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एरिया कितना है, एरिया है 2 क्रॉस 2 का, एरिया 2 सेंटीमीटर ना भाई, तो 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा 2 की पावर माइनस का कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ओके इसकी वैल्यू आप कैल्सी में कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कितना आ रही है, कैल्सी में कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रही है। मेरे पास जो आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है 1.989, इसकी वैल्यू आ रही है 1.989 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। ओके RG3 की कितनी आ रही है, RG3 की देखिएगा, RG2 देखिए कितनी आ रही है, RG2 0.02 इंटू 10 की पावर -2 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -4 1.592, इसकी वैल्यू आ रही है 1.592 इंटू 10 की पावर 6 और इसकी वैल्यू आ रही है 0.0795 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, एक सर्किट हमारे पास ये हुआ और इसके बाद हम क्या कर लिए,
एक बात मेरे को समझ में आई, इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई, इसकी वैल्यू मेरे को पता चल गई, इसकी वैल्यू मेरे को पता चल गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके हम सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देंगे। इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके हम सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना होगा? सो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Rg1 की वैल्यू कितनी हो गई, Rg1 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 1.989 इंटू 10 की पावर 6, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ Rg3 की वैल्यू ये आ गई 0.02 वाली, हाँ ये आ गई 1.59 इंटू 10 की पावर 6, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ Rg2 की वैल्यू 0.02 वाला, इसकी वैल्यू लिखा 0.079 इंटू 10 की पावर 6। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। सो सेशन लंबा होगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक वोल्टेज, एक यहाँ पे आपने क्या कर दिया Rg1 पैरेलल विद Rg2, और इसके साथ क्या कर देंगे Rg3 को क्या कर लेंगे, सीरीज में कर लेंगे, और यहां से आपके पास नेट फ्लक्स फाई चला जाएगा, ये Ni आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं Ni निकालना होगा सो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। फाई की वैल्यू आपको दे रखी है, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.775 मिली वेबर, यानी 10 की पावर माइनस 3 इंटू वो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितनी आ रही थी, यानी रिलक्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ रही है। सो ये मेरे पास कैलकुलेट पड़ा है, आप कैलसी में सॉल्व करिएगा इसे, क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास टोटल जो निकल के आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1.64 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर्स टर्न। होप ये आपको समझ आया होगा पूरा इक्विवेलेंसी। ये सिमिलर वे में जैसे रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये बात मेरे को समझ में आई। नाउ एक कंडीशन और दिया है, इसका ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और अगले सेशन में मिलेंगे इसके सोल्यूशन के साथ। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा। आपको क्या कंसीडर करना है, जैसे ही यहाँ पे इसकी एक हिंट दे देता हूं मैं। हिंट क्या दे देता हूं मैं आपको। हिंट क्या आ गई कि यहाँ पे जब जैसे ही म्यू आर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे म्यू आर क्या हो गया 5000। जब यहाँ पे म्यू आर इनफाइनाइट हुआ तो रिलक्टेंस थ्रू द कोर 0 हो गया था, बट यहाँ पे म्यू आर इनफाइनाइट नहीं है, सो रिलक्टेंस थ्रू द कोर आएगा, और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, एक सीरीज में ये एयर गैप आने लगेगा, इट मीन्स लिम्ब ऑफ कोर टू का भी एक कोई ना कोई रिलक्टेंस आएगा, उसको कैलकुलेट करिएगा इन सीरीज विद एयर गैप 2। अगेन आपको क्या मिल जाएगा, एक एमएमएफ मिल जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। अगेन लिम्ब ऑफ दिस कोर का रिलक्टेंस ऑफ दिस कोर, लिम्ब ऑफ कोर 3 का इसका रिलक्टेंस कैलकुलेट करके इन सीरीज में गैप का रिलक्टेंस लिखिएगा, और इसके साथ आप क्या करिएगा, इसका कोर का रिलक्टेंस, इसका लिम्ब ऑफ कोर 2 का, यानी कोर 1 का, और इसके साथ इसके गैप का रिलक्टेंस लिखिएगा। गैप का रिलक्टेंस कितना जो भी बन जाए Rg1 है ना, Rg1 है, ठीक है। सो ट्राई करिएगा। और एक हिंट और दे देता हूं, ये आपको सर्किट एक बना के मैंने दे दिया, एक और हिंट दे देता हूं, छोटी सी बात। जो ये कोर है उसी के लिम्ब का ये भी कोर है, मींस इसका एरिया चेंज नहीं हुआ, मटेरियल सेम है। सो इसका मतलब है रिलक्टेंस ऑफ कोर 1 इज इक्वल्स टू रिलक्टेंस ऑफ कोर 2 इज इक्वल्स टू, जो रिलक्टेंस आप एक ही कैलकुलेट करेंगे दूसरा आ जाएगा, एक ही को कैलकुलेट करिएगा दूसरा आ जाएगा। सो थैंक यू। सेशन थोड़ा सा न्यूमेरिकली रहा, पर होप आपको बोर नहीं हुए होंगे, काफी अच्छा लगा होगा।
न्यूमेरिकल एनालिसिस इस वजह से देना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी हम पढ़ तो लेते हैं एनालॉजी, बट उसका यूज कहाँ होता है ये हमें पता नहीं होता है। सो कुछ इस तरह से हम लोग उसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉजी। सेशन बड़ा है, इस वजह से ये क्वेश्चन इस सेशन में नहीं करवा सकता, अगले सेशन में करवाएंगे। सो आप एक बार ट्राई करके रखिएगा, बाकी हम लोग बातें करेंगे। Thank you. Thanks a lot. Thanks for watching. Please like, subscribe and share. If you found the video is helpful for you, if you found the series is helpful for you, share with your friends and anyone who needed this. जिसको इस मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन की जरूरत है उसके साथ शेयर करिए। और कीप सब्सक्राइब करते रहिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल बढ़ा रहता है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Please save water and electricity as well as trees also. Thank you. Thanks a lot.